यस बेटा, हम आज पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के प्रश्न उत्तर और उन्हीं के समाधान हेतु आज इस नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। चलते हैं प्रश्न उत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह और अट नहीं रही है। पहले प्रश्न में कवि ने पूछा है, कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहा है, क्यों? कवि यह भी तो कह सकते थे कि बादल बरसो, लेकिन उन्होंने गरजने के लिए कहा। आखिर क्यों ऐसा कहा उन्होंने? देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। क्रांतिकारी का अर्थ समझते हैं, जो समाज में नया परिवर्तन लेकर आए, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं और इस कविता के माध्यम से उन्होंने बादलों का आह्वान किया है, बादलों को पुकारा है, बादलों को बुलाया है और उनसे गरजने के लिए कहा है, क्योंकि जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे, लोगों की चेतना को जागृत करना चाहते थे। चेतना अर्थात बुद्धि। गरजना शब्द क्रांति, बदलाव और विद्रोह का प्रतीक है, इसलिए वो बादलों से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं। फुहार आराम आराम से ड्रिजलिंग सुना होगा आपने। जब फुहार होती है तो समझ में ही नहीं आता कि बारिश हो रही है या नहीं, बारिश होने वाली है या नहीं, लेकिन जैसे ही बादलों की गड़गड़ाहट गूंजती है तो सबको पता चल जाता है, संदेश मिल जाता है कि बरसात होने वाली है। इसलिए कवि ने बादलों से गरजने के लिए कहा है, ना कि रिमझिम फुहार के लिए। अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? उत्साह का अर्थ होता है उमंग, जोश, एक नई जागृति, चेतना। ठीक है, तो यहां पर कवि कहते हैं, कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहते थे। वह बादलों से गरजने के लिए कहते हैं। एक ओर बादलों के गर्जन में उत्साह समाया है, तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है। जब तक मन में जोश नहीं होगा, जब तक मन में उमंग नहीं होगी, कुछ करने के लिए मन इच्छुक ही नहीं होगा। यदि ऐसे बैठे रहेंगे आराम से, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे लेटे हैं बताइए? लेटना नहीं है, एकदम एक्टिव मोड में बैठा करिए, अच्छे से पढ़ा करिए। जितने इंटरेस्ट के साथ हम कोई भी पढ़ाई करते हैं, चाहे वो वीडियो हो या प्रत्यक्ष रूप से हम किताब से पढ़ें, यदि हम एक्टिव मोड में बैठते हैं तो पैसिव लिसनर नहीं बनना है बेटा, एक्टिव लिसनर बनिए। जितने अच्छे से हम बैठते हैं पढ़ने, उतने अच्छे से हमारा ब्रेन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर बादल भयंकर गर्जना के साथ जब बरसते हैं तो धरती के प्राणियों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि बादल गरजते तो यहां है, लेकिन संचार पता नहीं कौन कौन सी दिशाओं में फैल जाता है, सबको पता चल जाता है कि अब बरसात होने वाली है। ठीक उसी प्रकार से बादलों को कवि ने क्रांतिकारियों का भी प्रतीक माना है। जब क्रांतिकारी आते हैं, हर हर महादेव या जय भवानी या अच्छे जोश और नारों के साथ आते हैं, ताकि जो पीड़ित जन हैं उनको भी एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग प्राप्त हो और वे भी आजादी के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। नवचेतना की जागृत होता है। ठीक है, लोगों का मन एक बार फिर नए जोश, उमंग, विश्वास, नव ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है। कवि बादलों के माध्यम से लोगों में उत्साह का सृजन करना चाहते हैं, उत्साह का निर्माण करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया कि कविता का नाम सुनते ही समझ में आए कि इसमें तो जरूर कोई उत्साह, उमंग या चेतना, नव चेतना या नव प्रवर्तन या सकारात्मक ऊर्जा वाली बात अवश्य है। अगला प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करते हैं? आपने कविता पढ़ी, आपने कविता सुनी, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा। आप ही बताइए कि कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर प्रयोग किए गए हैं? बताइए, क्या क्या कहा गया है बादलों को? यस, बादलों में जल बरसाने की असीम शक्ति होती है, जो धरती के प्राणियों में नव जीवन का संचार करते हैं। बादल तपती गर्मी से बेहाल लोगों की प्यास बुझाकर उनको एक नए उत्साह व उमंग से भर देते हैं।
बादल जोरदार ढंग से गर्जना कर लोगों के अंदर की क्रांतिकारी चेतना को जागृत करने का काम भी करते हैं और बादलों के अंदर नव सृजन करने की असीम शक्ति होती है। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक, जहां ध्वनि समझते हैं, ध्वनि साउंड, तो ऐसे आपको ध्वन्यात्मक शब्द बताने हैं कविता में प्रयुक्त हुए हो जहां नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर बताइए। ध्वन्यात्मक अर्थात जहां से आवाज आती है, गूंज आती है। जैसे आपने देखा होगा युद्ध होते हैं या पूजा होती है या जो भी प्रार्थना की जाती है, ठीक है, तो उसमें एक ध्वनि होती है ना, उत्पन्न होती है। तो ऐसे कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिन शब्दों को पढ़ते ही हमें लगा कि इनसे ध्वनि आ रही है, साउंड आ रहा है, बताइए। बादल गरजो, गर्जना, गर्जना शब्द सुनते ही लगता है हाँ आवाज। घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ठीक है। वज्र छपा नूतन कविता, तो वज्र भी एक इंद्र देवता का है शस्त्र जो दधीचि ऋषि की अस्थियों से बना था, ठीक है। उत्साह कविता में निम्न पंक्तियों में नाद सौंदर्य दिखाई देता है, जैसे घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि, जब आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं और बिजली चमकती है तो हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं ना, अरे बिजली चमकी, अब बादल गरजने वाले हैं, कान बंद कर लो, बहुत तेज आवाज आने वाली है, करते हैं ना। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, इस तरह से कवि ने उन बातों को यहां पर उन शब्दों को लिखा है। समझ में आया? ध्वन्यात्मक अर्थात ऐसे शब्द जिनसे ध्वनि या आवाज या साउंड निकलता हो। क्लियर है बेटा? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर्मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। आप मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। अपने आप को हमें किसी से कम तो समझना नहीं है कि मुझे तो कुछ नहीं आता, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। नो, हम हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, खास होता है। बस अंतर सिर्फ ये होता है कि किसी की प्रतिभा छप जाती है और किसी की प्रतिभा छुप जाती है। तो अपने गुणों को निखारना है आपको, छुपाना नहीं है। यहां पर आप देखिए, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, तो कवि इस कविता में कहा गया है कि आप अपने तरीके से 4-6 पंक्तियां लिखिए, कविता बनाने का प्रयास करिए। आप कवि भी हैं, राइटर भी हैं, बहुत अच्छे लेखक भी हैं, कहानीकार भी हैं, कथाकार भी हैं, उपन्यासकार भी, सब कुछ हैं आप। अंदर की शक्ति को जागृत तो कीजिए। आप में सब कुछ करने की क्षमता है और आप करेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या है? ऊपर देखो आसमान में कितने रंग बिखेरा काला, सूरज जाने कहां छिप गया, खो गया उसका कहीं उजाला। बादलों के घुमड़ घुमड़ के बाद क्या हुआ? देखा गगन का काला चेहरा, बिजली कुछ मुस्काई, लगा बहाने गगन बनाने, ज्यों बिजली ने आंख दिखाई। कुछ वसुधा में आन समाया, वह लाई एक थाल में पानी, उसका मुंह धुलवाया। थोड़ा पानी आसमान में, बाकी सब धरती पर आया। देखिए कितने अच्छे से यहां पर सौंदर्य के साथ कवि ने लिखा है। कुछ टपका फूलों पर जाकर, कुछ ने चातक की प्यास बुझाई, कुछ तालों कुछ फसलों तक। इस तरह से यहां पर कवि ने कविता अपने हिसाब से लिखी है। परंतु मैं आपको एक कार्य देती हूं कि जो भी बरसात संबंधी आपके मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को अपने पेन उठाकर अपनी कॉपी में लिखिए। आपके शब्द पता नहीं कब कविता का रूप ले लेंगे और आप कब सामान्य बालक से कवि बालक बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा बेटा। यस, आप कर सकते हैं और आप करेंगे, ठीक है। बादल पर एक कविता आपको लिखनी है, चाहे वो 4 पंक्ति की ही क्यों ना हो, परंतु आप लिखेंगे, लिखेंगे ना? यस, वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना।
कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि छायावाद किसे कहते हैं, छायावादी कवि कौन है? तो छायावाद की देखिए फिर से एक परिभाषा यहां पर लिखी हुई है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। जो मन की भावना है और बाहर का जो मौसम है, प्रकृति की जो बातें हैं, उन दोनों का तालमेल बिठाकर जो रचना की जाती है उसको छायावाद कहते हैं। और छायावाद के 4 कवि हैं, पंत प्रसाद वर्मा निराला, याद होंगे आपको। तो कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। कौन कौन सी पंक्ति है? आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, बिल्कुल। यहां पर कवि ने अपने विचारों को भी रखा है, साथ ही साथ फागुन अर्थात प्रकृति का मानवीकरण भी किया है, ठीक है। साथ ही लिखा है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। इतनी सुंदर प्रकृति कि कवि निराला जी चाहते हुए भी अपनी आंख उस सुंदरता से नहीं हटा पा रहे हैं। क्लियर? 7वां प्रश्न है, देखिए प्रश्न वही आ गया कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? हाँ, आप बोलिए। हाँ, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, नए नए कोपले आ जाती। कोपल समझते हैं? पेड़ की नई पत्ती, हर तरफ ऐसा लगता है ऊपर से यदि देखा जाए तो जैसे पृथ्वी ने हरी हरी मखमल की चादर ओढ़ ली हो। ऐसा लगता है मानो साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया हो। ऐसा लगता है मानो रंग बिरंगे फूलों की माला पहनकर साक्षात एक दुल्हन खड़ी हो, है ना। इतने अच्छे मानवीकरण, इतने सुंदर तरीके से कवि ने रचना की है, इसलिए कवि चाहते हुए भी अपनी नजर, अपनी दृष्टि किससे नहीं उठा पा रहे हैं? फागुन की सुंदरता से। फागुन माह में चारों तरफ एक से एक खूबसूरत फूल खिल जाते हैं, डाली डाली हरे और लाल रंग के पत्तों से भर जाती हैं, वातावरण सुगंधित फूलों की खुशबू से महक उठता है। प्रकृति इतनी सुंदर व मनमोहक हो जाती है कि कवि उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। वह प्रकृति के उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना तो चाहते हैं, पर उनकी आंखें उस पर से हट नहीं पा रही हैं, क्योंकि रूप सौंदर्य में अनुपम। अनुपम मीन्स जिसकी किसी से उपमा ना की जाए, अर्थात जिसकी किसी से तुलना ना की जाए, अतुलनीय, इनक्रेडिबल। आपने सुना ना, इनक्रेडिबल इंडिया। यस, फागुन की जो सुंदरता है, वसंत ऋतु की जो सुंदरता है, वो भी समस्त ऋतुओं में सबसे सुंदर है। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, अन्य किसी ऋतु से नहीं की जा सकती। इसलिए वसंत ऋतु को ऋतु राज कहा जाता है। आया समझ में? वेरी गुड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रकृति की व्यापकता, व्यापकता समझते हैं? एकदम यहां से वहां, आदि से अनंत तक, अंत तक, ठीक है ना, कोई आदि ना कोई अंत, अर्थात अनंत तक। तो अब प्रकृति की व्यापकता कैसी है? कवि को ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने रंग बिरंगे फूल पत्तों से अपना मनमोहक श्रृंगार किया है और नई नवेली दुल्हन की तरह सजकर बैठ गई है, ठीक है। फूलों ने अपनी भीनी भीनी खुशबू चारों तरफ बिखराकर वातावरण को और भी सुगंधित कर दिया है। जहां कहीं भी नजर डालते हैं, जहां कहीं भी दृष्टि जाती है, छोर से क्षितिज तक, छोर तक, हर तरफ सुंदरता ही सुंदरता, मनमोहक सुंदरता नजर आती है। प्रकृति अपने गले में लाल और हरे पत्तों की खूबसूरत माला पहनकर खुशी से झूम रही है। इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर नजारा कि कवि ने यहां पर कहा है ना कि कवि चाहते हुए भी अपनी आंख या अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहे हैं, मोहित हो गए हैं वे। चारों तरफ हरियाली छाने से प्रकृति का सौंदर्य कई गुना बढ़ गया है ना। प्रकृति ने एक बार फिर से इतना मनमोहक रूप धारण किया है कि कवि को अब उसके सौंदर्य से अपनी आंख हटाने में मुश्किल हो रही है। ना चाहते हो कोई सुंदर वस्तु, जब हम मेले में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और सुंदर सी वस्तु, अपने बचपन के दिनों को याद करिए, जब मेले में गए होंगे और कुछ आपको खिलौना पसंद आया होगा और मम्मी कह रही चल यहाँ से, और हम देखते नहीं वो चाहिए ऐसे करते है ना, हम भी मोहित हो जाते हैं ना। हम
कितने भी आगे चले जाएंगे हम उसको देखते ही रहेंगे, तो मम्मी कहेंगी चल बेटा मैं दिला देती हूं। याद आया कुछ? और ऐसा होता है कि जो हमारी मनपसंद वस्तु होती है या जिसे हम बिल्कुल हृदय से या मनमोहक होती है वस्तु, तो उसको हम निहारते ही रहते हैं एक टक। ऐसा ही हुआ है कुछ वसंत ऋतु के साथ। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन का महीना अर्थात वसंत ऋतु का महीना, तो वो बताइए अन्य ऋतुओं में क्या होता है और फागुन में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु आती है, शीत ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, वसंत ऋतु भी आती है ना? तो अब फागुन के महीने में क्या होता है? चारों तरफ जो अभी हमने देखा, फागुन माह में ऋतुराज, ऋतुओं के राजा वसंत का आगमन होता है। पतझड़ के समय फूल पत्ते विहीन पेड़ों में फिर से नई कोपल आ जाती है ना? बाग बगीचों में अनेक प्रकार के फूल खिलने लगते हैं और उन फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक उठता है। प्रकृति की सुंदरता उस समय देखने लायक होती है। आया समझ में? इसलिए फागुन की जो ऋतु है वो सबसे सुंदर है, सबसे खूबसूरत है, अन्य ऋतुओं से सुंदर है, इसलिए ऋतुराज कहा है वसंत को। अगला प्रश्न, इन कविताओं के आधार पर निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। बताइए, ये कविता आपने सुनी, ये कविता आपने देखी है ना, और भावार्थ भी सुना, व्याख्या भी सुनी, अभी प्रश्नोत्तर भी हम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि निराला जी की रचनाओं में आपको क्या अलग दिखा, कैसी लगी आपको इनकी रचनाएं, किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं, भाषा शैली कैसी है? हाँ, अच्छा लग रहा है? अरे वाह, वेरी नाइस। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में मानवीकरण अलंकार है। एंड आई होप कि अब आपको अलंकार में कोई डाउट नहीं होंगे, नहीं है ना? अलंकार एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए हैं सभी को? हो गए हैं? वेरी नाइस। उत्साह कविता में उन्होंने बादल का मानवीकरण कर उसे गरज गरज कर बरसने को कहा है। दूसरी कविता अट नहीं रही है में फागुन माह का मानवीकरण कर उसकी सुंदरता का बखान किया है। ठीक है, उत्साह में बादलों के लिए मानवीकरण कहा है कि काले काले घुंघराले बालों की तरह हैं, गरजो, तो मानवीकरण हुआ। वहीं दूसरी तरफ अट नहीं रही है में उन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया है, तो यहां भी मानवीकरण अलंकार हुआ। ओके, कविता में अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का शानदार तरीके से प्रयोग किया गया है कवि निराला ने। ठीक है, कविता को लयबद्ध कर गीत शैली में लिखा गया है। लयबद्धता है, राइमिंग्स है ना? ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई सा शब्द जा रहा है और हम पढ़े जा रहे हैं। लयात्मकता है। दोनों कविताओं में खड़ी हिंदी का प्रयोग हुआ है, अर्थात ऐसी भाषा जो पाठक को सरल लगे, किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए। ऐसे क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है जो समझने में या सुनने में लगे कि क्या है इनका अर्थ, आसानी से समझे जा सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों कविताओं में कवि ने प्रकृति का ही चित्रण किया है और प्रकृति के माध्यम से ही अपने मनोभावों को प्रकट करने की कोशिश की है। ठीक है, दोनों कविताओं में कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है, एक में बादलों का, प्रकृति का रूप, दूसरी में वसंत ऋतु का, अट नहीं रही है, सॉरी फागुन मास की सुंदरता का, यस, वसंत ऋतु का कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, अर्थात ऋतु का यहां पर सौंदर्य का बखान किया है। समझ में आया? अब देखिए, फागुन में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फागुन की कौन सी तिथि को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? फागुन की पूर्णमासी पूर्णिमा को होली का दहन होता है और उसके दूसरे दिन होली खेली जाती है। तो अब आप देखिए, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। अब आप अनुभव करेंगे और अब आप देखेंगे कि जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि हाँ चारों तरफ फूल नजर आ रहे हैं, वसंत पंचमी आती है, माँ सरस्वती की पूजा होती है, हम कॉपी किताब और जो भी हमारी पठन सामग्री रहती है उसकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, तो वसंत ऋतु का आगमन
चारों तरफ खुशहाली लाता है, प्रसन्नता लाता है, चारों तरफ पशु पक्षी से लेकर हर एक प्राणी झूम उठता है। ठीक है, तो यहां पर कवि ने यही पूछा है कि होली के आसपास जो परिवर्तन दिखाई देते हैं बताइए। अब होली के आसपास अर्थात वसंत ऋतु के आसपास। ठीक है, होली फागुन माह में आती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर फरवरी या मार्च का महीना होता है, और ठीक इसी माह भारत में ऋतुराज वसंत का आगमन भी होता है। ऋतुराज वसंत के आगमन से प्रकृति एक बार फिर से सजने संवरने लगती है। बाग बगीचे, खेत खलिहानों में चारों तरफ धीरे धीरे फूल खिलने लगते हैं। आम, लीची जैसे अनेक पेड़ों में बौर आनी शुरू हो जाती है। गुनगुन करते भौरे एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए सजने संवरने लगती है, देख लिया आपने, ऋतुराज वसंत का आगमन होता है, खेत खलिहानों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो वसंत ऋतु है या होली का महीना है वो कब आता है? होली का त्योहार फरवरी से या मार्च में। क्या आपको हिंदी महीनों के नाम आते हैं? हिंदी में 12 महीनों के नाम आपको आते हैं? चलिए मैं बता देती हूं, याद रखिएगा, और जब कभी भूल जाएं फिर से अपने इस वीडियो को ओपन कीजिएगा और फिर से सुन लीजिएगा, और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आंसर जो अपनी रहती है ना नोटबुक, उसमें नोट कर लीजिएगा। देखिए हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला जो महीना होता है वो चैत्र का रहता है। ठीक है, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूस। ठीक है, पौष होता है वो। ठीक है, तो कितने 12 महीने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? देखो, चैत्र, बैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, काता, गगन, फूस, माघ और फिर से फागुन, और फागुन के बाद आ जाता है चैत्र। ठीक है, लिखूं? लिखकर बताऊं? ओके, देखो अपन लिखते हैं। अब मैं आपको लिखकर बताती हूं। सबसे पहले होता है चैत्र। ठीक है, फिर आता है बैशाख। ठीक है, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, श्रावण भी कहते हैं इसको, सावन भी कहते हैं, भादो या भाद्र, चैत्र, बैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ और फागुन। ठीक है, इस तरह से हिंदी में भी 12 महीने होते हैं, और इन 12 महीनों के लिए एक अलग से मैं आपको वीडियो बताऊंगी। ठीक है, इसके लिए आपके लिए अच्छे से बताऊंगी कि कौन से महीने में अंग्रेजी का जो कैलेंडर है उससे कौन से महीने में हिंदी का महीना आता है, कौन से महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। इसके लिए एक छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगी, फिर आप उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पेड़ हरे, लाल व पीले रंग के पत्तों से लदने शुरू हो जाते हैं। काफी लंबी ठिठुरन भरी ठंड के बाद इस माह धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ना तो अधिक ठंड होती है, ना ही गर्मी होती है, ना तो आंधी तूफान चलते हैं, और ना ही एकदम ऐसा रहता है कि अब क्या करें, हवा ही नहीं चल रही है। मतलब एकदम संतुलित रहता है वातावरण। ओके, और लोगों को ठंड से राहत मिलना शुरू हो जाती है। एक तो हाड़ कांपती हुई ठंड से छुटकारा, ऊपर से चारों तरफ खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य, जिससे लोगों का मन प्रसन्नता व उमंग से भर जाता है। और ठीक इसी समय मौज मस्ती, उमंग व रंगों का त्योहार होली भी आता है, जो लोगों की खुशियों में 4 चांद लगा देता है। एक तो रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, दूसरी रंगों की होली, त्योहार आ जाता है, तो उस खुशी में 4 चांद लग जाते हैं, 4 गुना खुशी बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए वसंत ऋतु को सबसे अच्छी ऋतु माना जाता है। हमने अभी देखा कि प्रश्न उत्तर जो एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक के हमने देखे कि प्रश्नों के उत्तर क्या हैं, प्रश्न के अर्थ क्या है, और आपने सब कुछ सुना और अच्छे से समझा। बेटा एक और बात ध्यान से सुनिए, मैग्नेट ब्रेन्स जो हमारा चैनल है, जो प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ना केवल 1, 2 या 3 या 4 चैप्टर्स की फ्री शिक्षा दी जाएगी, बल्कि सभी विषयों की संपूर्ण सिलेबस कवर किया जाएगा, वो भी एकदम 100% मुफ्त, 100% फ्री। तो अपने इस
लाभ उठाने के लिए, अपने आप को बहुत अच्छा एक सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए, है ना, क्या करना है? हमें सिर्फ करना है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब होंगे तो हम और आप बन जाएंगे एक, और जब मिलकर बनती है एकता की शक्ति तो वो बिल्कुल विश्व भर में डंका बजा देती है। तो ये भूलिएगा नहीं, क्लास 6 to 12th ऑनलाइन स्कूल शिक्षा, वो भी ना केवल एमपी बोर्ड बल्कि और भी स्टेट्स के संबंध में हम यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स आपको शिक्षा देगा एकदम फ्री। तो बिल्कुल अपने मोबाइल्स, अपने सिस्टम्स, अपने जो भी हैं जिनको आप यूज करते हैं डिवाइस, उनमें जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।